जैसे ही कहानी शुरू हुआ तो हमें एक फार्म हाउस को दिखाया जाता है जहां पर एक फैमिली अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आई हुई थी। हर साल की तरह इस साल भी ये लोग इस फार्म हाउस पर आए हुए थे जहां पर ये लोग अपनी फैमिली के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को बुलाकर पार्टी करने वाले थे। सीमन के फैमिली उसकी वाइफ के साथ उसके 3 बेटे थे, 2 जुड़वा बेटा और एक बड़ा बेटा 8। सीमन की वाइफ अभी तैयारी करने लगी हुई थी कि तभी डोरबेल हुआ। उसकी सिस्टर अपने हस्बैंड बेटी के साथ आ चुके थे। कुछ ही टाइम में उसके बाकी के दोनों दोस्ते और एक और दोस्त और उसकी वाइफ सोफी भी आ जाती है। सोफी को यह लोग ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि वो बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी और ये सब के सब अमीर थे, अच्छी पोस्ट पर थे। यहाँ तक कि उनके सर्कल में तो कितने लोग रॉयल फैमिली से थे। उनके घर जो छोटी बच्ची आई थी उसकी नेचर काफी अलग और अजीब था। वो जिस चीज के लिए ठान लेती थी उसे लेकर या उसे पूरा करवा कर ही रहती थी। अब जबकि उसने पुडिंग मांगी थी जो इन्होंने बनाई ही नहीं थी, इसीलिए उस बच्ची के डैड सीमन पुडिंग करने के लिए बाहर चले जाते हैं। ये कोई नॉर्मल पार्टी नहीं थी। इसका अंदाजा वक्त गुजरने के साथ साथ होने लगता है। बच्चे इस टाइम जो मर्जी चाहे वो करते जा रहे थे, बदतमीजी भी करते जा रहे थे और गालियां भी दे रहे थे और ये सब उनके पेरेंट्स ने ऐसा करने के लिए अलाव भी किया था। यहाँ पर सीमन और उस बच्ची के डैड भी जब पुडिंग करके घर आते हैं तो हमें पता चलता है कि वो यह पुडिंग खरीद कर नहीं लेकर आए बल्कि चुरा कर ले आए हैं। यहाँ तक कि उनके घर में अब पीने तक का पानी नहीं था जिसके लिए ये लोग कुछ इंतजाम भी नहीं करते। रात भी हो जाती है, डिनर का टाइम हो चुका था। इन्होंने डिनर टेबल को किसी पार्टी की तरह सजाया हुआ था, लेकिन उससे भी अजीब बात यह थी कि इनके पास खाना बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में था। सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा ही खाना आ रहा था और ये लोग इस बात के लिए लड़ते भी नहीं। हालांकि ये सभी बहुत अमीर तो थे लेकिन फिर भी इनके पास कोई सप्लाईज नहीं थी। इसके पीछे आखिर क्या रीजन हो सकती थी? न्यूज से ये लोग क्वीन की स्पीच सुनते हैं जो सभी को रिलैक्स रहने के लिए कह रही थी और वो खुद भी इस टाइम किसी बंकर में बंद थी। मतलब अब यहाँ से हमें पता चलता है कि दुनिया किसी बड़ी तबाही का शिकार हो रही थी और इसी वजह से इनके पास सप्लाईज की भी कमी थी। पुडिंग भी शॉप को तोड़कर इसलिए चुरानी पड़ी थी क्योंकि सभी के सभी लोग शहर को खाली कर कर अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। इनका डिनर भी नॉर्मल नहीं था क्योंकि ये कोई क्रिसमस डिनर था ही नहीं बल्कि ये एक गुड बाय वाला डिनर था। ये लोग अपने मौत से पहले आखिरी दफा सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि दुनिया में जो तबाही आने वाली थी उसमें किसी की भी बचने का चांसेस नहीं था। मौत इनके सामने भी थी और वजह था एक बहुत ही गहरा बादल जो जिस भी शहर में ज्यादा था उसमें मौजूद जहरीले गैस वो सभी लोगों को तड़पा तड़पा कर मार देती थी। ये लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि जल्द वो बादल इन तक भी आ जाएगा। अभी तक जहां जहां पर वो बादल गया हुआ है लोग बहुत ही भयानक मौत मारे गए हैं और ये सभी लोग अपने आप को बहुत ही लकी मान रहे हैं क्योंकि सब लोग कम से कम अभी तक जिंदा हैं। ये लोग जानते थे वो बादल सुबह तक यहाँ आएगा। साइंटिस्ट और गवर्नमेंट का बताना था कि वो गैसेस पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करती हैं, यानी लंग्स पर हमला करती हैं और फिर नर्वस सिस्टम पे, फिर दिमाग पर हमला करके मार डालती हैं। इवन गवर्नमेंट के पास इस बादल को रोकने का कोई भी सॉल्यूशन नहीं बचा हुआ था। वो इंसानों को मौत से बचा तो नहीं सकते थे लेकिन उनके मौत के दर्द को वो कम जरूर कर सकते थे, जिसके लिए इन्होंने एक ऐसी पील बनाई हुई थी जिस पिल को लेते ही इन्हें बिना दर्द के मौत आ जाएगी। इस पिल का नाम था एग्जिट पिल। गवर्नमेंट का कहना था कि जैसे ही यह जहरीला बादल आपके करीब आ जाए तो आप बिना सोचे समझे इस पिल को खा लो और बिना दर्द के अपने आप को पहले ही खत्म कर दो। गवर्नमेंट सभी लोगों को सुसाइड करने को कह रही थी और ये सब लोग गवर्नमेंट की बात मान भी रहे थे क्योंकि वो ना तो खुद दर्दनाक वाले मौत चाहते थे और ना ही वो अपने आप को दर्द वाले तड़पने वाले मौत से मरता हुआ देखना चाहते थे। यही एग्जिट पिल इन सब लोगों के पास भी मौजूद थी और ये सभी लोग डिनर करने के बाद उस पिल को खाकर अपनी जान देने वाले थे। लेकिन सोफी जो गरीब लड़की थी वो ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। वो कहती है कि ऐसा करने से मैं अपने बच्चे को भी मार दूंगी लेकिन मैं कातिल बनना तो हरगिज भी नहीं चाहती। सोफी के कहने का यह भी मानना था कि सुसाइड करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्या पता वो इस सब में सरवाइव कर जाए। और यहाँ पर सीमन का बेटा 8 का भी यही मानना था। उसे भी सुसाइड में कोई लॉजिक नजर नहीं आ रही थी। तब यहाँ के लोग सोफी को समझाते हैं, कहते हैं देखो सोफी, यहाँ इस बादल वाली गैस से बच कोई भी नहीं पा रहा। हमारे पास कोई ना कोई तो एक ऑप्शन है, आसान मौत का गरीबों को तो यह ऑप्शन भी नहीं मिला। वो लोग तो तड़प तड़प कर मारे गए, कोई भी सर्वाइव
सरवाइव नहीं कर पाया। यहाँ पर सोफी को अपने पेरेंट्स का ख्याल आता है जो अभी कल रात मारे गए थे और उसी दर्दनाक मौत में मर गए थे जिसकी अभी बात चल रही है, क्योंकि वो भी अमीर ही थे और उनको भी पिल्स नहीं मिल पाए थे। ये इनके जिंदगी की आखिरी रात थी, इसीलिए ये उसे पूरी तरह से एंजॉय करने का प्लान करते हैं। कुछ लोग गेम्स खेलते हैं, कोई मूवी देखते हैं, इवन ये लोग तो अपनी पुरानी यादें भी याद करते हैं और याद कर करके खुश होते रहते हैं। पता चलता है कि ये फार्म हाउस असल में सीमन के मॉम का था। जिस जगह पर ये लोग आखिरी बार बात कर रहे थे कि तभी उस बूढ़ी औरत ने देखा कि वो बादल उनके बहुत ही करीब आ चुका था। इसीलिए वो जल्दी से उस पिल को अपने मुंह में डालकर अपने आप को बहुत ही आसान मौत दे देती है, वो भी इन लोगों के आंखों के सामने ही। अब आर्ट यह बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि गवर्नमेंट इन्हें मारने का ऑप्शन ही क्यों दे रही है। तो उसके डैड समझाते हैं कि वो बाकी के देशों का रिजल्ट पहले से ही देख चुके हैं जहां कोई नहीं बच पाया। हमारी गवर्नमेंट कम से कम हमारी मौत की तकलीफ को कम करना चाहती है। अपने डैड के समझाने के बावजूद यह सब उसे एक बेवकूफी लगने लग गया था। उसके दिमाग में एक ही खिचड़ी पक रही थी कि जब वो धुंध का बादल यहाँ से चला जाएगा तब क्या होगा, क्या वो सरवाइव कर पाएगा या नहीं, क्या उस बादल के चले जाने के बाद दुनिया वैसे ही रहेगी या नहीं। आर्ट को तो यह भी लगने लग गया था कि गवर्नमेंट जानबूझकर उन लोगों से सुसाइड करवा रही है। ऐसा कभी नहीं हो पाया था कि दुनिया में 100% इंसान ही किसी तबाही से ही मर जाए। कुछ लोग तो सरवाइव करेंगे ही, लेकिन कुछ बड़ी ऑर्थोटिस जानबूझकर ऐसा करवा रही हैं ताकि दुनिया की आबादी ऑटोमेटिकली कम हो जाए। यह भी हो सकता था कि उस गैस के कांटेक्ट में आने के बाद जो लोग जिंदा बच जाते हैं वो जॉम्बिस में कन्वर्ट होकर बदलने लगे हों और जॉम्बिस की तबाही को रोकने के लिए ही गवर्नमेंट सभी के साथ ऐसा करके उनसे सुसाइड करवा रही हो। वो सोचता है कि अगर मैंने उस पिल को ना भी खाया और उस गैस के जाने के बाद अगर मैं ज़ॉम्बी बन भी गया तो वो लाइफ कैसे हो सकती है। यहाँ पर वो अभी अपने मॉम से कोई बात नहीं करता क्योंकि उसकी मॉम सदमे में आ चुकी थी। उसने अभी अभी आर्ट की नानी यानी अपनी मॉम को अकेले मरते हुए देखा था। आर्ट अब सोफी के पास जाता है और सोफी से इस पिल के बारे में सारी बात करता है क्योंकि वो जानता है कि सोफी का माइंड इन सभी लोगों से बिल्कुल अलग है। सोफी भी उसे बताती है कि मैं भी इस पिल को नहीं लेने वाली। यह सब सुनने के बाद तो आर्ट के अंदर जुनून सा आ जाता है और वो अपने फैसले को अटल कर लेता है कि वो भी ऐसी मौत नहीं मरने वाला। इतनी ही देर में अब यहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है, तो अब वो अपनी मॉम से भी कहता है कि मैंने भी अब फैसला कर लिया है कि ना तो सोफी पिल को खाने वाली है और ना ही मैं। यह सुनते ही उसकी मॉम तो बेहोश हो जाती है कि उसका बेटा कितना बेवकूफी वाला फैसला कर रहा था। उसके मॉम डैड उसे बाहर लेकर जाते हैं और वैन में बैठाकर उसे समझाने लगते हैं कि देखो बेटा, मौत तो किसी वजह से आनी ही है, मरना तो तय है, लेकिन फिर दर्द सहकर क्यों मरे। यहाँ पर उसकी मॉम उसे एक ही ऑप्शन दे रही थी जिसमें मरना नजर आ रहा था, जबकि उसकी दिल में तो एक होप थी और वो अपने मॉम डैड को भी होप दिलवाने की कोशिश करता है। लेकिन उसके मॉम डैड तो पूरी तरह से नाउम्मीद में आ चुके थे। वो तो गवर्नमेंट के बातों को ही सही समझ रहे थे। वो आखिरी बार भी आर्ट को यही समझाते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम आराम से मर जाए और तुम मौत का दर्द सहो। जब आर्ट को यह दिखने लग जाता है कि उसके मॉम डैड उसे हर हाल में मारना ही चाहते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे वो वहां से भाग जाता है और उसी दौरान उसके मॉम डैड यह देखते हैं कि अब वो बादल इसके करीब आ रहा है। आर्ट भागते हुए जब यहाँ से दूर जाता है तो वो एक कार के पास पहुँचता है जहाँ पर वो देखता है कि एक फैमिली के पूरे लोगों ने वहीं एग्जिट पिल्स को खाकर सुसाइड कर चुके होते हैं, लेकिन उस कार में एक छोटा सा बच्चा अभी भी जीवित था। इससे पहले कि वो इस बच्चे को कुछ कर पाता, बादल में मौजूद गैस को आर्ट सूंघ लेता है और दूर से ही ये चीज उसके डैड गौर कर चुके थे। अपनी नाक बंद करते हुए फौरन अपने डैड के पास आता है और आर्ट को लेकर जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। लेकिन आर्ट की हालत बिगड़ना शुरू हो चुकी थी। उस गैस के सूंघने के बाद मरे हुए लोगों का क्या हाल हो रहा था, यह सब आर्ट की हालत को देखकर सभी जान चुके थे। सब यह भी समझ गए थे कि अब कुछ ही देर में वो दर्दनाक मौत मरेंगे। इससे पहले वो एग्जिट पिल लेने का फैसला कर लेते हैं और अपनी अपनी फैमिली के साथ अलग अलग रूम में चले जाते हैं ताकि वो आराम से मर सके। यहाँ पर सीमन का सिस्टर भी अपनी सोई हुई दोस्त को पिल खिला देती है, लेकिन सोते हुए खिलाने की वजह से उसे वॉमिट हो जाते हैं। उसके मुंह से पिल बाहर निकल जाती है। सीमन की फैमिली भी उस पिल खाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वो आर्ट को भी पिल खिलाने का सोचते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि आर्ट पहले से ही मर चुका है। वो भी बहुत ही भयानक मौत से। उसकी आंख, नाक, कान हर जगह से खून ही खून आ रहा था। यह देखने के बाद तो सीमन के साथ उसकी वाइफ दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो एक साथ बेड पर लेटे और एक साथ ही उन्होंने पिल्स को खा लिया। आर्ट की हालत को देख
देखते हुए अब तो सोफी का भी माइंड बदलने लग गया था। इतनी दर्दनाक मौत तो वो भी नहीं चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में भी आर्ट की तरह बचने की उम्मीद थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है। कहता है कि सोफी, अगर तुम इस पिल को नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा और तुम्हारे साथ ही दर्दनाक मौत मैं भी मरूंगा। उसे अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार था। ऐसे में वो उनकी बात मानते हुए सोफी भी अपने हस्बैंड के साथ पिल को खा लेती है और कुछ ही देर में उनकी भी मौत हो जाती है। दूसरे कमरे में उस जिद्दी बच्चे के मॉम डैड भी उसे पिल खिलाकर खुद भी पिल खाकर वहीं पर मर जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की जिसे पिल खाते ही उल्टी हो गई थी, उसकी दोस्त नहीं चाहती थी कि वो खुद आराम से मर जाए और उसकी दूसरी साथी को दर्द हो जिसने वॉमिट कर दी थी। इसीलिए वो उस लड़की के पेट में चाकू स्टैब करते हुए उसे वहीं पर मार देती है और फिर खुद भी पिल लेते हुए मर जाती है। और इस तरह से यहाँ इस घर में जितने भी लोग थे वो सभी के सभी अपनी अपनी मौत मर जाते हैं। इनके मरने के कुछ ही देर बाद वो जहरीली गैस भी इनके घर के ऊपर से होता हुआ जाता है। उस काले धुएं वाले बादल को हटने में भी काफी घंटों लग गए थे, लेकिन सुबह में हमें दिखाया गया कि आखिर यहाँ का मौसम अब पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। यहाँ पर अब बर्फ भी पड़ने लग गया था और सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर मरे पड़े थे, सिवाय एक बच्चे के, और वो कोई और नहीं बल्कि आर्ट ही था जिसने वो पिल नहीं ली थी। एकदम से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो जिंदा हो जाता है। यानी उसकी थ्योरी बिल्कुल सही निकली थी। वो कह रहा था कि शायद हो सकता है उस बादल के जाने के बाद हम ठीक हो जाए, हम जिंदा हो जाए, या फिर कुछ लोग बादल के जहर से मरे ही ना। लेकिन इन लोगों ने उसकी बात को नहीं मानी और खुद ही दूसरे के कहने पर सुसाइड कर ली। ऐसे में बचने के जो 3-4% चांस भी थे वो भी इन्होंने गवा दिए। लेकिन यहाँ पर ये बच्चा जिंदा हो गया, जिसके साथ ही ये कहानी, ये मूवी भी इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है कि क्या वो बच्चा अब नॉर्मल रहेगा या ज़ॉम्बी बन जाएगा।